जो मूल प्रश्न है, अकेलेपन से भय क्यों लगता है, इसका उत्तर चाहिए। देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जब हम आदिम थे तब से लेकर अब तक ट्राइबल कॉलोनीज, ट्राइबल कबीले, हम लोगों को समूह में रहने की आदत है और इसमें बुरा भी कुछ नहीं है। समूह में रहना अच्छा है, लोगों के साथ संग बना रहे, अच्छा है। आप एक बार इसको स्वीकार करें कि लोगों के साथ संग में इतना बुरा क्या है, अकेलेपन का भय विलीन हो जाएगा। हम पूरा पूरा स्वीकार नहीं करते हैं। अलोननेस का भय कुछ भी नहीं है। अलोननेस का भय ये है कि यदि मैं अकेला हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। ध्यान होश का दिया भीतर है नहीं, अकेले होने से डर लगता है। और समूह को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो प्रकृतिगत आपकी ज़रूरत है। आप सामाजिक प्राणी हैं। एक द्वंद्व मनुष्य जाति क्रिएट करके चलती है। मनुष्य जाति पूरी तो नहीं, लेकिन अकेलेपन का भय तो सभी को है। समस्या उनको आती है जो समूह में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। जो समूह में भी रहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको भी अकेलेपन का भय। होश तो है ही नहीं ना। अकेलेपन के भय से बाहर आने के लिए तो होश का दिया जलाना पड़े। जो व्यक्ति होश में है, जो व्यक्ति भीतर जागा हुआ है, ना वो अकेला भयभीत है, ना वो समूह में भयभीत है, वो समूह में भी अकेला है। विज्ञान जो है वो इस तरह से काम करता है। लेकिन अकेले होने की इतनी इच्छा क्यों है कि मुझे अकेलेपन से भय लगता है? ये लोगों के साथ बड़ी समस्या है। वो कहते हैं मुझे अकेलेपन से भय लगता है, जबकि सवाल ये है कि भय लगता है। इसीलिए तो इतना लंबा भय का उत्तर दिया मैंने। असली सवाल ये होता है कि मैं भयभीत क्यों हूं। सवाल को रूपांतरित किया जाता है कि मैं अकेलेपन से भयभीत क्यों हूं। अकेलेपन से हर व्यक्ति भयभीत है क्योंकि होश में नहीं है। होश की यात्रा पर कितने लोग हैं? मेरा उत्तर उनको जा रहा है जो होश की यात्रा पर हैं। ये बात आपकी समझ आई, होश वाली। लेकिन आपने जो पहले बोला कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको अकेलेपन से भय लगेगा, जो कि बहुत नेचुरल है। और मैंने आपसे बोला कि अगर वो एक्सेप्ट भी करता है समूह में रहना तो भी उसको अकेलेपन से भय लगता है। तो आपने कहा कि क्योंकि होश नहीं। लेकिन होश तो है ही नहीं ना। इन दोनों चीज़ों को ठीक से जोड़ो। ये जो बातचीत है, ये जो चर्चा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको समूह में रहना उसकी आदत का हिस्सा है। ये मतलब सामाजिक प्राणी है, ये कहाँ से आया? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही अब कि वो अकेला है, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो अकेला है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि वो सामाजिक है। लेकिन ये बात कि वो सामाजिक प्राणी है, ये कहाँ से है? वो सामाजिक प्राणी, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। इंटरडिपेंडेंस के सिद्धांत को अगर आप ठीक से समझेंगे, समाज के बिना आप नहीं जी सकते। समाज के बिना अकेले जीना संभव नहीं। एक साधारण सा सत्य सभी जानते हैं। और जब भी आप इससे द्वंद्व क्रिएट करते हैं, भीतर संघर्ष क्रिएट करते हैं, तो फिर अकेलेपन का भय आपके ऊपर छा जाता है। आपका सामाजिक से मतलब है इंटरडिपेंडेंस? हाँ, समाज से मतलब है कि लोगों के बीच रहेंगे आप, जहाँ भी जाएंगे एक समाज का निर्माण करेंगे। चाहे कबीला बनाएं आप, चाहे आप जो व्यवस्थित समाज है उसका हिस्सा रहें, चाहे आप मुनि समाज का हिस्सा हों, चाहे वो साधु समाज का हिस्सा हों, रिबल समाज का हिस्सा हों, लेकिन सामाजिक रहेंगे आप जहाँ भी जाएंगे। सर्वाइवल के लिए बिल्कुल सामाजिक रहेंगे आप, बिल्कुल अकेले। यदि आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला एकदम ऐसे जीऊँ जैसा मैं हूँ, तो संभव ही नहीं। थोड़े दिन में आप पेरिश हो जाएंगे। तो समाज की ज़रूरत है? समाज की ज़रूरत नहीं है, आप सामाजिक हैं और आप इसके साथ द्वंद्व क्रिएट करते हैं, तो अकेलेपन का भय फिर उन लोगों के ऊपर हावी हो जाती है, हो जाता है। अकेलेपन का भय तो स्वाभाविक है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है।
ये आप सत्य के यात्री हैं कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्य का सामाजिक है। नो, सत्य बिल्कुल व्यक्तिगत रास्ता है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अकेलेपन के भय का सत्य के यात्री होने से कोई संबंध नहीं है। और भय का भी कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा ना कि सत्य आपकी परवाह नहीं करता। सत्य इन चीज़ों की परवाह भी नहीं करता कि आप कैसे हैं कैसे नहीं। सत्य इस बात की भी परवाह नहीं करता कि आप सामाजिक प्राणी हैं कि व्यक्तिगत प्राणी हैं कि क्या है क्या नहीं। किसी चीज़ की परवाह नहीं करता वो। आप सत्य के रास्ते पर हैं कि नहीं, ये आपको तय करना होता है। ये कोई इंडिविजुअल तय करता है कि मुझे सत्य के रास्ते पर चलना कि नहीं चलना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये मनुष्य के होने का सत्य है। एक सत्य को आप स्वीकार करते हैं ना कि आप हैं, मनुष्य हैं। हम हैं, हाँ। आप मनुष्य हैं, मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं हाँ। कि नहीं। हाँ। तो फिर दूसरा सत्य इसके साथ जुड़ा हुआ है कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं। और जब भी आप इससे द्वंद्व क्रिएट करेंगे, आप भयग्रस्त होंगे। अब समाज का आप चुनाव कर सकते हैं कि आप कैसे समाज में जीना पसंद करेंगे। कोई सा भी नहीं पसंद आया तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा ना, जीवन नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे आपका। आप आत्महत्या की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आप जो रास्ता पहले पकड़ेंगे, आप इस बात को थोड़ा सा समझिए। आप जो रास्ता पकड़ेंगे, थोड़ी दूर तक उसमें पगडंडियां आ सकती हैं, लेकिन आगे जाकर पगडंडियां समाप्त होने लगेंगी और रास्ता शिखर की ओर जाने लगेगा। यदि आपने आत्महत्या का रास्ता पकड़ा है तो आप आत्महत्या वाले रास्ते पर, शिखर पर पहुंचेंगे। यदि आपने जीवन का रास्ता चुना है तो आप जीवन की ओर बढ़ेंगे। पहला तो अकेले हो जाना है। ये कैसे पता? ये मुझे नहीं बहुत पता। हाँ, ये इस प्रश्न का उत्तर अभी दिया भी नहीं जा रहा है और ये प्रश्न असंगत है यहाँ पर, और ये काल्पनिक प्रश्न है, इनके उत्तर नहीं होते। हम यहाँ सत्य पर चर्चा करने बैठे हैं, काल्पनिक प्रश्नों पर नहीं। सत्य ऐसा है कि आपको यहाँ से कलकत्ता जाना है या बंबई जाना है या काशी जाना है, आपको रास्ता लेना पड़ेगा वही। आप तय करें कि आपको कहाँ जाना है, उसके अनुसार समाज का चुनाव आप कर सकते हैं। आपको जैन समाज में रहना है, बड़ी अच्छी बात है, ये आपका चुनाव है। आपको फक्कड़ अघोरियों के समाज में रहना है, आपका चुनाव है। यस। आपको बौद्धों के समाज में रहना नहीं रहना है, कोई बात नहीं। आपको डॉक्टर पर्ल के अनुयायी, जिनको हम क्या कहते हैं, हिप्पी, उस समाज में रहना है। अगर यहाँ से कलकत्ता जाना है तो हम कोई भी व्हीकल या पैदल या कैसे भी जा सकते हैं, पर अकेले भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हमें अकेले ही होना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। मैं ये भी नहीं कह रही कि समाज में ही रहना पड़ेगा, नहीं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि इन दी एंड पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील होता है कि इन दी एंड ये यात्रा तो अकेले की ही है। यात्रा अकेले की है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारे साथ यात्रा में सैकड़ों लोग तुमको चाहिए। आपको लगता नहीं ये सच है, लेकिन कौन सी यात्रा? आप किस यात्रा पर हैं? जो हमारी इंडिविजुअल जर्नी है। कहाँ की? पृथ्वी की। 2 यात्राएं हैं। यदि बहिर यात्रा को आप इग्नोर कर देते हैं, आपकी भीतरी यात्रा मर जाएगी। यदि भीतरी यात्रा को इग्नोर करते हैं, बाहर की यात्रा चलती रहेगी, वो आपकी भीतरी यात्रा पर डिपेंडेंट नहीं है। जीवन को स्पष्ट रूप से समझिए। आपकी बाहरी यात्रा आपकी भीतरी यात्रा के बिना चल सकती है, चल रही है, लेकिन आपकी भीतरी यात्रा आपकी बाहरी यात्रा के बिना नहीं चल पाएगी। वो बाहरी यात्रा पर डिपेंड करती है। वो इस बात की परवाह नहीं करती है, ये नियम है, और ये नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप क्या सोचते हैं। नहीं, वो नियम काम करता रहेगा। आप अपने हिसाब से सोचकर चलते रहिए। नियम को पता है कि रास्ता इसने गलत ले रखा है, नियम आपको गलत जगह ले जाएगा। इन दी एंड पहुंचेंगे कभी तो? कहीं नहीं पहुंचेंगे आप।
जब आपने रास्ते गलत लिए हैं तो नियम तो आपको गलत रास्ते पर धक्का दे देगा ना। नियम को तो आपकी परवाह नहीं है, आप क्या सोचते हैं, नियम को इसकी कोई परवाह नहीं है। आपने रास्ता गलत ले लिया, नियम आपको गलत जगह पहुंचा देगा। नियम बिना ड्राइवर की उस गाड़ी की तरह है जिसको सिग्नल कहीं और से मिलते हैं। आपके नियम नहीं, प्रकृति के नियम। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि बहिर्यात्रा और अंतर यात्रा, ये दो बातें, बहिर्यात्रा अंतर यात्रा के बिना मजे से चलती है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की चल रही है। अंतर यात्रा बहिर्यात्रा के बिना नहीं चल पाएगी। बहिर्यात्रा के लिए आपको समाज बनाना ही होगा, आप जहां भी जाएंगे। अंतर यात्रा आपकी अकेले की यात्रा है। देखिए, यहीं पर लड़कियों के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है। मैं स्त्री का अपमान नहीं कर रही हूं, मैं स्वयं एक स्त्री हूं। स्त्रियों के साथ एक बड़ी दिक्कत है, वो गणित में बड़ी कमजोर होती है। नित्या इज वेरी स्ट्रांग, इसीलिए नित्या का एनीवे नित्या पर हम अलग से बात करेंगे। शी इज वेरी स्ट्रांग एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। आई नो, इसको काट देना जब एडिट कर रही होगी तो इस पोर्शन को। लड़कियों के साथ ये बड़ी दिक्कत है, वो गणितीय भाषा में सोच ही नहीं सकती। सिंपल कैलकुलेशन, 2 + 2 करोगे 4 आएगा भैया। और ये आपके सोचने से कि नाना ये 5 होता है, 4 को कोई परवाह नहीं, वो 4 ही होगा। अब तुमने, लड़कियां क्या करती हैं, 2 + 2 मिला के रखेंगी और आशा करेंगी कि 5 हो जाएगा। लड़कियों के साथ ये बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा। स्त्रियों के साथ मैं इसलिए बार बार स्त्रियों को सावधान करती हूँ कि तुम जो ये कह रही हो ना कि प्रेम का रास्ता मेरा है, फलाना रास्ता मेरा है, समर्पण का रास्ता मेरा है, सब बकवास। कोई प्रेम का रास्ता तुम्हारा नहीं है, कोई समर्पण का, इसी से तुम्हारी ये स्थिति है। विचार का रास्ता लो, ध्यान का रास्ता लो। गणित का रास्ता लो और अपने स्त्रीत्व को देखते रहो भीतर के, वो बचा रहे, उसको बचाए रखो। ये मेरी, जो भी लड़की मेरे संपर्क में आती है, जो भी स्त्री मेरे संपर्क में आती है, मैं उसको एक ही बात कह रही होती हूँ कि हटाओ ये सारा प्रेम का भी तुमको कोई पता नहीं। कोई प्रेम करने वाला है धरती पर? है कहाँ प्रेम? तुम चल पड़ी हो कि प्रेम मेरा रास्ता है, तुमको पता ही नहीं है। थोड़ी गणितज्ञ हो जाओ। और अभी सामान्य विकास के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम ठीक से देखें बाहर, तो वो ही स्त्रियां विकसित हुई हैं जिन्होंने ऑपोजिट रास्ते लिए हैं, जिन्होंने थोड़ा गणित का रास्ता लिया है, थोड़ा कैलकुलेशंस का रास्ता लिया है, थोड़ा विचार का रास्ता लिया है। वही स्त्रियां कुछ कर पाई, चाहे वो एनी बेसेंट हो, चाहे वो सिस्टर निवेदिता हो, चाहे वो भारत में यदि हम बात करें तो चाहे वो इंदिरा गांधी हो, जिनके विचार को बहुत बल मिला। सुषमा स्वराज को आप देखिए, बड़ी नेत्री रही, अब वो नहीं है शरीर में। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जिनका भी आपने नाम लिया, सिस्टर निवेदिता और एनी बेसेंट दोनों ही सोसाइटी से थी। यस, मतलब मैंने इंदिरा गांधी का नाम इसलिए लिया है कि इंदिरा गांधी अपने आप में एक बड़ा स्तंभ है विचार का और ज्ञान का। मेरा मानना है सुषमा स्वराज भी गांव में बैठी एक औरत जो अपने परिवार के लिए रोटी सब्जी बना रही है सरेंडर भावना से, वो कहीं ना कहीं इन औरतों से ज्यादा विकसित लगती है मुझे। देखिए, आपके लगने से और होने में फर्क हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गांव की स्त्री जो भोजन बना रही है अपने पति के लिए वो समर्पित नहीं है या इससे ज़्यादा विकसित नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन
ये भूल मत करना, जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो ये भूल मत करना कि उनके मैकेनिज्म टूट गए हैं। वो उतने ही यंत्रवत हैं, उससे भी ज़्यादा यंत्रवत हैं जितने दूसरे। ये दिखने में बड़ा सुहावना दिखता है, वहाँ जीवन एक हफ्ता नहीं जी पाओगे आप। जो आप देखिए, विकास का एक और नियम है, जो सीढ़ियाँ पार करके आप यहाँ आ गए हैं उनसे वापस नहीं हुआ जा सकता। जिन्होंने जीवन में विपरीत के प्रयोग किए हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। जो सीढ़ी आप चढ़ गए हो उससे नीचे की सीढ़ी पर आप नहीं जा सकते अब। और लड़कियां तो खासकर ये प्रयोग करती ही रहती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम ये प्रयोग कर रहे हैं। फिर परेशान होती हैं, फ्रस्ट्रेट होती हैं और लौट के आती हैं, और जिस सीढ़ी पर वो पहले थी वहाँ स्थान भर चुका होता है तब तक। जो आपने कहा कि अभी प्रश्न पूछा कि स्त्री तो दोनों इंदिरा गांधी एलिवेशन और नॉर्मल जो हाउस वाइफ होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? उन लोग का परसेप्शन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, उतना ही बड़ा यंत्र वो हैं। एनी बेसेंट को आप हटा दीजिए इनमें से, सिस्टर निवेदिता को भी पार्ट लिया, आप हटा सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी और सुषमा स्वराज की जहाँ तक बात है, यंत्रवत वो हैं, यंत्रवत वो हैं, कोई फर्क नहीं। जो गांव में घर में खाना बना रही हैं, बैठी हैं, कोई फर्क नहीं। सबके यंत्र, उनका उसका यंत्र थोड़ा स्ट्रांग है, इसका यंत्र थोड़ा वीक है, ये थोड़ी कमज़ोर यंत्र की है, इतना ही है और कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। किंतु जब स्त्री विकसित होती है तो स्त्री के बहुत रूप विकसित होते हैं, और स्त्री को विपरीत की साधना इसलिए भी आवश्यक है कि स्त्री बहुत जल्दी मिसगाइड होती है। स्त्री के चारों ओर प्रलोभन बहुत हैं। यदि सत्य के रास्ते पर भी स्त्री को चलना है, अगर उसके भीतर की अभीप्सा है कि वो चले, तो उसके रास्ते में बाधाएं इतनी हैं कि उसके लिए बहुत स्ट्रांग बीइंग चाहिए। इसके लिए क्या करूं? आपके पास है तो है, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। अपना बीइंग, अपना जो लेके आए हैं वही है, उसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। सावधान रह सकते हैं आप। जब नए सिरे से किसी रास्ते पर चलना हो तो वो सत्य का रास्ता है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन का रास्ता, विकास का रास्ता तो आप लेंगे ही, हर व्यक्ति लेता है। तो मेरी सलाह स्त्रियों को हमेशा ये होती है कि आप गणित के रास्ते आरंभ करें, आप विचार के रास्ते से आरंभ करें। आपकी सलाह है? बिल्कुल, क्योंकि उसमें कम से कम उसके पास एक स्कोप रहेगा। वो जानेगी कि कैसा चलना, कैसा जीना, कैसे एक्सप्लॉयटेशन से बचना, बाधाओं को कैसे दूर रखते हुए अपने जीवन को संवार के चलना। क्योंकि जितनी ज़्यादा बाधाएं आप अपने जीवन में खड़ी करेंगे उतनी फ्रस्ट्रेशन की ओर बढ़ेंगे। व्यर्थ की ईंटों को क्यों इकट्ठा करना है रास्ते में? रास्ते को क्लियर रखो ना, भीतर भीतर आपकी यात्रा चलती रहे। बाहर के रेजिस्टेंसेस को जो आदमी घना कर लेता है वो अल्टीमेटली स्वयं के नुकसान की ओर बढ़ता है। बाहर बहुत बाधाएं आप खड़ी कर लेते हैं, आपका जीवन नरक जैसा हो गया। हर जहां जाते हैं वहां बाधा खड़ी। क्यों करना है? थोड़ा मध्यम निकाय, बीच का रास्ता लीजिए ना, थोड़ा विचार से चलिए, थोड़ा समझ के चलिए, थोड़ा जागे हुए चलिए। विचार ही तो, ये विचार नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो मैं जिस विचार की बात कह रही हूं वो विचार है क्या करना और क्या नहीं करना पर आप विचार करते हैं कि नहीं, जागे हुए। यस, यस, विजडम। आप जागे हुए विचार करें कि ये करने योग्य कि नहीं, ये करने से कितनी बाधाएं आएंगी और हासिल क्या होगा। ये कैलकुलेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। प्रॉफिट क्या, लॉस क्या, क्या खोऊंगी, क्या पाऊंगी।
where you want to connect. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रेम अकेला एक ऐसा मामला है जिसको साइड कर दीजिए, क्योंकि प्रेम किसी की परवाह नहीं करेगा। बाकी सब कृत्यों में ये लागू होगा कि ये विजडम आपके पास है कि नहीं। स्त्री के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो भी करे, वो सत्य के रास्ते पर भी चले तो विचार से चले, विजडम से चले। पुरुष के लिए तो चल जाता है, पुरुष को ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं, वो विचार से चलता ही है, तो कैलकुलेशन पहले ही मार लेता है अपनी। स्त्री के साथ बड़ी दिक्कत है और बड़ी डूबती है, बड़ी फ्रस्ट्रेट होती है, बड़ी फिर परेशान होती है। तब क्या है कि स्त्री लोग ज्यादा डिसीजन इमोशनली लेती। मैं बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात को बिल्कुल सही समझे हैं कि जब मैं कह रही हूं कि विचार से चले, सम्यक विचार से चले, तो मेरा अर्थ है कि बहुत भावनाओं के लिए जगह नहीं होनी चाहिए जब वो डिसीजन लेते। अकेला एक जो प्राकृतिक प्रेम आपके भीतर, नैसर्गिक प्रेम जब होगा या हुआ है, केवल उस इवेंट को छोड़कर वहाँ सारे विचार को त्याग देना होता है। वो त्यागे ही जाते हैं, वो दिख ही जाता है सामने वाले को कि अब विचार की कोई जगह नहीं है, तो बुद्धि ताक पे रखी गई है। अब तेरी किताबें जो है वो मैं ताक पे रख के आ गई हूँ, वो बिल्कुल बात दूसरी हो जाएगी। अकेला प्रेम का मामला ऐसा होता है। अदरवाइज जो भी कृत्य स्त्री का हो कैलकुलेटेड, भय से बाहर आने के लिए सम्यक विचार से काम करें, तो आपका जीवन ध्यानस्थ हो जाएगा। जैसे स्त्री लोग तो प्यार और प्रेम एक ही समान है क्या? एक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रेम किसी तरह के किसी त्याग की अपेक्षा नहीं करता। प्रेम तो बाढ़ है साहब, प्रेम में क्या त्यागना है मुझे? So in a brief, what is the difference between प्यार and प्रेम? प्यार और प्रेम में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये तो भाषाओं के। लेकिन प्रेम और त्याग, इनका कहीं कोई मेल नहीं। प्रेम में मुझे काहे त्याग करना है? मैं प्रेम में हूँ, मैं त्याग करने की क्या ज़रूरत है? सजेंगे, संवरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, प्रेम करेंगे। अब त्याग की कहाँ जगह है यहाँ पे? मैं क्यों त्याग करूँ? मैं पूरा प्रेम करूँगी, त्याग काहेगा? और सामने जो प्रेम में है वो भी क्यों त्याग करेगा? यहाँ प्रेम है, वहाँ त्याग की बात ही नहीं आती। ये त्याग व्याग तो हमने बना रखे हैं आचार्य जी, ये बना रखे हैं ताकि समाज टिका रहे, ताकि लोग जैसे हैं वैसे ही टिके रहें, किसी तरह बांध बूंद के समाज का निर्माण हो। अब तुझे त्याग करना है, पत्नी है तू, तुझे पति के लिए त्याग करना है, पति को माँ के लिए त्याग करना है, माँ को बेटे के लिए त्याग करना है। ये सारी नहीं, ये सारी प्यार और प्रेम तो भाषाओं के फर्क है, ये तो कोई, तो ये बड़ा त्यागना है तो हम लोग क्या त्यागें? त्यागना क्यों है? कुछ भी क्यों त्यागेंगे? यहाँ जो मिला है सारा भोगने के लिए। त्यागने वाली भाषा आती कहाँ से? जरूरत क्या है त्यागने की? और है क्या आपके पास जो आप त्यागेंगे? क्या त्यागूंगी मैं? 2 रोटी खाती हूं, वो त्याग दी, बड़ा त्याग हो गया। कि मैंने बोनी के प्रेम में सब मेरी रातों की नींद, अरे मेरा कर्तव्य था भैया। बच्चा पैदा किया था तो रातों की नींद जाएगी। यस, मैंने मेरी पत्नी के लिए फलाना शादी क्यों की थी? पता नहीं था तो शादी करी तो कि पत्नी उपद्रव है। हम होश में नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि जिसको हम त्याग कह रहे हैं वो हमारे अहंकार की घोषणा है कि मैंने कुछ बड़ा किया। असल में वो कुछ भी नहीं है, वो करना ही था। मुझे बच्चों के लिए खाना बना के देना, ये इसमें त्याग जैसी क्या बात है? That means we have to understand that that is my responsibility.